ये कैसे मैनुअल ट्रांसमिशन और क्लच काम करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन नए उपभोक्ता कारों में दुर्लभ है, लेकिन पुराने वाहनों, वाणिज्यिक और रेसिंग उपयोगों में अभी भी लाखों इकाइयां मौजूद हैं। इस वीडियो के लिए हमने फ्रंट व्हील ड्राइव व्यवस्था चुनी है। हमारा ट्रांसमिशन मॉडल एक कांस्टेंट मेश प्रकार की डिजाइन है, जहां गियर सेट हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। चलो क्लच से शुरू करते हैं। क्लच असेंबली फ्लाई व्हील से मजबूती से जुड़ी होती है, जो इंजन से बोल्ट के साथ जुड़ा होता है। अगर गाड़ी चल रही है तो यह हमेशा घूमती रहती है। इस असेंबली के अंदर के घटक पावर फ्लो को ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। ध्यान दें कि ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट स्वयं इंजन के क्रैंक शाफ्ट या फ्लाई व्हील से नहीं जुड़ा होता है। इंजन की शक्ति से कनेक्शन एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिस्क के साथ होता है, जिसे कभी कभी क्लच प्लेट कहा जाता है, जो फ्लाई व्हील की सतह और एक चलने वाली प्रेशर डिस्क के बीच होती है। क्लच प्लेट असेंबली ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से स्प्लाइंड होती है, लेकिन आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। जैसे ही चालक क्लच पेडल छोड़ता है, प्रेशर डिस्क धीरे धीरे सब कुछ एक साथ दबाती है, जिससे इंजन की शक्ति से सुचारू रूप से कनेक्शन हो जाता है। संपूर्ण शक्ति वितरण को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए क्लच प्लेट में एक अंतर्निर्मित डैम्पिंग सिस्टम होता है। घर्षण प्लेट ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट पर तैरती है। शक्ति डिस्क से होकर डंपिंग स्प्रिंग्स के माध्यम से प्रवाहित होती है, जो एक घूर्णनशील शीर्ष प्लेट के खिलाफ दबाव डालती है, जिसका केंद्र ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। स्प्रिंग्स लगातार कंपन या शक्ति के प्रवाह में अन्य संभावित हानिकारक विसंगतियों को अवशोषित करते हैं। अब देखते हैं कि प्रेशर प्लेट कैसे चलती है। प्रेशर प्लेट एक विशेष डायाफ्रेम स्प्रिंग से जुड़ी होती है। यह मजबूत स्प्रिंग ही है जो प्राकृतिक रूप से प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील पर दबाती है। बाहर का कवर हुक होते हैं, जो डायाफ्राम स्प्रिंग को सुरक्षित रूप से जगह में रखते हैं और एक टेक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। दबाव प्लेट और कवर से जुड़े सहायक पत्ती स्प्रिंग्स भी होते हैं। क्लच फोर्क डायफ्राम स्प्रिंग के केंद्र में स्थित होता है। जैसे ही क्लच फोर्क घूमता है, यह रिलीज या थ्रॉट बेयरिंग पर दबाव डालता है। डायफ्राम स्प्रिंग की आंतरिक शाखाओं को दबाता है, जिससे इसका बाहरी किनारा और जुड़ा हुआ प्रेशर प्लेट उठ जाता है। चलिए इस गति को कुछ और बार देखते हैं। क्लच फोर्क ट्रांसमिशन केस के अंदरूनी सतह पर स्थित धुरी बिंदु के साथ एक लीवर के रूप में काम करता है। AUI हाइड्रोलिक एक्चुएटर द्वारा संचालित होता है, जिसकी लाइनें क्लच पैडल तक जाती हैं, जिसमें अपना हाइड्रोलिक एक्चुएटर और फ्लूइड रिजर्वायर होता है। गियर ES प्रत्येक गति के लिए एक गियर सेट होता है, ताकि इनपुट गति आउटपुट गति से भिन्न हो सके। इस स्थिर जाल ट्रांसमिशन में गति के गियर हमेशा जुड़े रहते हैं। उनके पास शांत संचालन के लिए तिरछे या हेलिकल कट दांत होते हैं। देखें रिवर्स गियर सेट, जिसकी दांतें सीधे हैं। यह ट्रांसमिशन रिवर्स में एक परिचित गियर की चीखती आवाज करेगा। इंजन की शक्ति मुख्य शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल असेंबली और उसके बाद फ्रंट एक्सल्स के माध्यम से बाहर की ओर बहती है। समकालिक गियर्स गियर शिफ्टिंग को संभव बनाने के लिए प्रत्येक सेट में एक गियर अपने शाफ्ट पर रोलर बियरिंग पर स्वतंत्र रूप से घूमता है। प्रत्येक सेट में दूसरा गियर या तो स्प्लाइन के साथ जुड़ा होता है या अपने संबंधित शाफ्ट में सीधे मशीनीकृत होता है। शक्ति उत्पादन के लिए प्रत्येक सेट में फ्लोटिंग गियर को सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से शाफ्ट से मजबूती से जुड़ना होता है। प्रत्येक गियर सेट के बीच एक सिंक्रोनाइजर हब होता है, जो शाफ्ट के साथ स्प्लाइंड होता है और घूमता है। इस हब द्वारा एक स्लाइडिंग शिफ्ट स्लीव भी संचालित होती है, जिसे एक सेलेक्टर फोर्क द्वारा आगे और पीछे खिसकाया जा सकता है। फोर्क्स को स्लाइडिंग रॉड से जोड़ा जाता है, जिन्हें बाहरी आवरण द्वारा रखा जाता है। गियर चेन के दौरान कांटा चलता है,
आस्तीन को इच्छित गियर की ओर धकेलें। एक ब्लॉकर रिंग आस्तीन और गियर के बीच में बैठी होती है। ब्लॉकर रिंग का काम सब कुछ एक ही गति पर घुमाना और समकालन प्रयास के लिए लाइन में लाना है, या अगर किसी भी कारण से समकालन संभव नहीं है तो आगे की गति को रोकना। हब में 3 सिंक्रोनाइजर चाबियों के लिए स्लॉट होते हैं जो ब्लॉकर रिंग को घुमाते हैं, लेकिन इतना खेलने की गुंजाइश होनी चाहिए कि ब्लॉकर रिंग तुरंत समायोजित कर सके जब आस्तीन के दांत पास आए। शिफ्ट स्लीव के अंदरूनी दांत इस प्रकार बने होते हैं कि वे चाबियों पर जोर डालते हैं, जो बदले में ब्लॉकर रिंग को गियर के खिलाफ दबाते हैं। रिंग की अंदरूनी सतह शंकु के आकार की होती है और इसमें रेखाएं होती हैं जो मिनिएचर क्लच की तरह शंकु आकार की गियर सतह में दाखिल होती हैं। धीरे धीरे गियर अवरोधक रिंग के साथ घूमने लगता है। कुंजियां स्प्रिंग लोडेड होती हैं। जैसे ही पर्याप्त दबाव बल बनता है, कुंजियां अब आवश्यक नहीं रहती और नीचे हट जाती हैं। आस्तीन को गियर लॉकिंग दांतों के साथ अपने अंतिम समकालित स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया घूर्णन घटकों के बीच तेजी से गियर चयन को सक्षम बनाती है, जबकि मुख्य गियर दांत को परिवर्तन प्रक्रिया से सुरक्षित रखती है। कुछ डिजाइनों में आस्तीन और गियर पर लॉकिंग दांत थोड़े कोणीय होते हैं, जिससे एक अधिक सुरक्षित कनेक्शन को प्रोत्साहन मिलता है। अब शक्ति स्प्लाइंड हब और स्लीव से होकर गियर सेट से गुजरते हुए ट्रांसमिशन से बाहर निकलती है। गियर बदलने के लिए क्लच दबाया जाता है, दबाव कम होता है और आस्तीन पास के फ्लोटिंग गियर के साथ समन्वयन में स्लाइड कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक स्लीव केवल आसन्न गियरों के बीच स्लाइड कर सकती है, इसलिए इस 6 स्पीड ट्रांसमिशन के लिए 3 चयनकर्ता फोर्क और रॉड होते हैं। पहला और दूसरा फ्लोटिंग गियर आउटपुट शाफ्ट से संचालित होते हैं, लेकिन इससे मूल रूप से किसी भी तरह से कार्यक्षमता नहीं बदलती। फोर्क्स और रॉड्स केवल आगे और पीछे की ओर चलते हैं। शिफ्ट चेंज असेंबली द्वारा निर्देशित यह घटक एक विशिष्ट रॉड और फोर्क का चयन करने के लिए बाएं दाएं घूम सकता है और एक बार चयनित होने पर एक धातु टैब कांटे को एक ओर या दूसरी ओर धकेलता है। आइए शिफ्ट लीवर से ही इस पुर्जे की गति का पता लगाएं। शिफ्ट लीवर एक बॉल पर चलता है जो 2 अक्षों पर गति की अनुमति देता है। प्रत्येक गति अक्ष को अपनी केबल में विभाजित किया जाता है। ये कुछ इस तरह काम करते हैं जैसे साइकिल ब्रेक केबल्स स्टिक के मूवमेंट को ट्रांसमिशन में ट्रांसलेट करने के लिए। दूसरे सिरे पर केबल्स एक रॉड से जुड़ी होती हैं जो ट्रांसमिशन केस से बाहर निकली होती है। यह छड़ ऊपर और नीचे हिल सकती है या अलग अलग केबल इनपुट के आधार पर घुमाएं। इस रॉड के दूसरे सिरे पर एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया टुकड़ा जुड़ी हुई घटकों को आगे पीछे झूलने या धातु टैब को आगे पीछे स्लाइड करने के लिए चलता है। रिवर्स गियर का अपना रॉड और चैन फोर्क होता है। रिवर्स में शिफ्ट करने के लिए ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोकना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई समन्वयक घटक नहीं होते हैं। सिस्टम में तीसरा आइडलर गियर जोड़ने से अंतिम आउटपुट उलट जाता है। न्यूट्रल जब न्यूट्रल स्थिति में होते हैं, बिना किसी गियर के चयन के और क्लच लगे होता है, मतलब क्लच पेडल दबाया नहीं गया होता है। ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट घूमता है, लेकिन क्योंकि कोई गियर सिंक्रोनाइज नहीं होता है, ट्रांसमिशन से बाहर कोई शक्ति प्रवाहित नहीं होती है। तेल एक केस के नीचे जमा रहता है और गियर्स पर स्नेहन के लिए उछाल कर लगता है। वहां कोई तेल पंप या फिल्टर नहीं है,